Question number 1. A cyclist riding bicycle at a speed of 14√3 meter per second takes a turn around a circular road of radius 20/√3 meter without skidding. What is his inclination with vertical? अगर साइकिल कुछ ऐसे है, साइकिल राइडर है, यहाँ पे ये वर्टिकल के साथ, ये नीचे पहिया बना हुआ है, वर्टिकल के साथ अगर थीटा एंगल है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा mg इस तरफ लगेगा और सूडो फोर्स इस तरफ। इनफैक्ट अगर थीटा एंगल बन रहा है तो tan थीटा के लिए जो हमारा फॉर्म आता है ये आता है रेडियल एक्सेलरेशन बाई g, और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई जी। ओमेगा को अगर हम v के टर्म्स में चेंज कर दें तो tan थीटा की वैल्यू होगी v स्क्वायर बाई आर इंटू जी। v की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 14√3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 20√3 और g की वैल्यू हम ले रहे हैं 9.8। अब यहाँ से अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 3 आ रहा होगा और वैल्यू इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगी √3। इसका मतलब है tan थीटा की वैल्यू होगी 6, √3 अगर है तो थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2. A stone of mass m is tied to a string and is moved in vertical circle of radius r making n revolutions per minute. The total tension in a string when the stone is at lowest point. Lowest point पर अगर stone है तो इसके ऊपर फोर्सेज, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दूसरे रोटेशन के कारण जो सूडो फोर्स है वो लग रहा होगा। टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में अगर है तो रोटेशन के कारण जो सूडो फोर्स होगा m ओमेगा स्क्वायर r होगा। ओमेगा की वैल्यू अगर लें तो n रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इसे हम लिख सकते हैं n/60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब टेंशन की वैल्यू अगर लिखें तो टेंशन की वैल्यू होगी mg प्लस m इंटू ओमेगा स्क्वायर r। वैल्यू रख देते हैं, mg तो ऐसे ही आएगा प्लस m, ओमेगा की जगह आएगा 2πn/60 का होल स्क्वायर इंटू r। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3600 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 900 और ऊपर होगा पाई स्क्वायर n स्क्वायर और r बाहर होगा। m को अगर कॉमन लेके हम बाहर निकाल लें तो हमारे पास आएगा g प्लस पाई स्क्वायर n स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 900। ये टेंशन की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A bomber plane moves horizontally with the speed of 500 meter per second and a bomb released from it strikes ground in 10 seconds. यहाँ से इसको कर रहे हैं और 10 सेकेंड बाद ये जाके ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है और हम मान ले रहे हैं कि ये ग्राउंड के साथ अगर एंगल थीटा है तो क्वेश्चन में दिया है मूविंग विद स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है। 10 सेकेंड बाद नीचे पहुंचता है तो वी वाई नीचे के डायरेक्शन में होगा -10, दैट इज g इंटू टी 10। यह आएगा -100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं। tan थीटा अगर लिखें तो tan थीटा विल बी इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। मॉड ले रहे हैं, एंगल केवल निकालना है तो यह आएगा 100 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 1/5। थीटा की वैल्यू अगर लेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
Two bodies are thrown up at angles 45 degree and 60 degree respectively with horizontal. If both bodies attain same vertical height, then ratio of velocities with which these are thrown same vertical height है, यानी h max same है मैक्सिमम। तो ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दोनों को अलग अलग स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया है। पहले को हमने प्रोजेक्ट किया है, पहला है 45 डिग्री पे, तो u स्क्वायर u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू दूसरे के मैक्सिमम हाइट u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g के बराबर होगा। यहाँ से इन दोनों का अगर रेशियो ले रहे हों तो u1 बाई u2 रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा u साइन थीटा, 2g से कैंसिल हो गया है, u2 साइन 60 डिग्री, यहाँ पे होगा u1 साइन 45 डिग्री। वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 बाई रूट 3, स्क्वायर रूट में 2 बाई रूट 3 60 रूट 3 बाई 2, आई एम सॉरी, ये होगा रूट 3 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, path of projectile in absence of air drag is shown in figure by dotted line. If the air resistance is not ignored, then which of the path shown in the figure is appropriate? इसके लिए दिया हुआ है कि अगर एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दें तो ये पाथ होना चाहिए। अगर एयर रेसिस्टेंस को हम अकाउंट कर रहे हों तो कौन सा पाथ होगा? एयर रेसिस्टेंस अगर हम अकाउंट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट रेसिस्टेंस के बिना जो आ रहा है उससे कम होगा एक, और दूसरा रेंज भी कम होगा। रेंज और मैक्सिमम हाइट कम होगा तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा। ये ऑप्शंस नहीं हो सकते क्योंकि इसमें मैक्सिमम हाइट ज़्यादा है, रेंज भले ही कम है। इसमें रेंज ज़्यादा है, नहीं हो सकता। इसी में रेंज और मैक्सिमम हाइट कम है, तो यही हमारा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। Question number 6. Man of weight 80 kg standing in an elevator which is moving with an acceleration 6 meter per second square. एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से जा रहा है और इसमें एक आदमी खड़ा है जिसका वेट 80 kg वेट दिया है, तो इसका मास 80 kg होगा। इस आदमी का जो अपेरेंट वेट होगा वो रिएक्शन के बराबर होगा। इस आदमी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ, रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन a अपवर्ड है। तो अगर हम लिखें तो r माइनस mg नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रिएक्शन r विल बी इक्वल टू mg प्लस m इंटू a। यहाँ से r की वैल्यू आएगी g प्लस a, g डाउनवर्ड, a एक्सेलरेशन अपवर्ड है। m की वैल्यू 80 kg इंटू जी 10 प्लस a 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर रख दें, 10 प्लस 6 16 इंटू दिस, ये आएगा 1280 न्यूटन। दिस विल बी द अपेरेंट वेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
Question number 7. Two forces are such that sum of their magnitude is 80 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller force. Question number 7. दो फोर्सेज हैं A और B, इनका रिजल्टेंट R. A, B रिजल्टेंट R. क्वेश्चन में दिया है रिजल्टेंट R स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर पहले रिजल्टेंट बना लेते हैं. ये हुआ, स्मॉलर फोर्स हुआ और सेकंड फोर्स हो गया, यानी ये हमारा पहला फोर्स हो गया, ये दूसरा फोर्स हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12 न्यूटन. इसका मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन दिया है और दोनों के सम का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम ये दिया है 80 न्यूटन. हम मान ले रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड x है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 18 माइनस x. एक तो ये है. अब अगर हम इसके लिए कर रहे हैं तो हमारा हाइपोटेनस 18 माइनस एक्स है. 18 माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी 5 न्यूटन. x इज इक्वल टू 5 न्यूटन. तो जो फर्स्ट फोर्स है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स है ये 5 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स हमारा हो जाएगा 13 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 8. A body of 5 kg weight kept on a rough inclined plane of inclination 30 degree starts sliding with constant velocity. बॉडी 30 डिग्री इंक्लिनेशन के इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है और ये नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 होगा और इसका मतलब है f नेट इज इक्वल टू 0. जिस एंगल पर ये स्लाइड कर रहा होगा वहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. और ये 30 डिग्री पे है, तो एंगल ऑफ रिपोज पर हम म्यू इज इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं. दिस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 1/√3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. वाटरफॉल इज 84 मीटर हाई. 84 मीटर हाइट से वाटर गिर रहा है. दिस इज 84 मीटर हाइट से. Half of the potential energy of falling water gets converted to heat rise in temperature of water. ऊपर से अगर आ रहा है mgh, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी और ये अगर हाफ ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ये हीट में कन्वर्ट हो जाए तब यही बराबर हो जाएगा Q के. लेकिन Q हम कैलोरी में लिख रहे होते हैं, अगर इसे हम जूल में करें तो J इंटू क्यू के बराबर होगा. J इंटू क्यू. तो इसे हम J इंटू क्यू लिख रहे हो तो J की वैल्यू होती है 4.2 जूल पर कैलोरी. Q के लिए लिखेंगे हम ms डेल्टा टी और ये बराबर होगा 1/2m इंटू जी 10 ले रहे हैं इंटू h 84. m कैंसिल हो जाएगा. s ऑफ वाटर अगर लिख रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जब हमने जूल इक्विवेलेंट लिख दिया है J की वैल्यू 4.2 तो इसे हम कैलोरी में ले रहे होंगे. 1 कैलोरी होता है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4.2 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू
10 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 2, और ये 1 अगर हम बोल रहे हैं तो 1 यूनिट 1 किलो कैलोरी पर केजी, 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, और केजी में हम यहाँ पे m की वैल्यू अगर रख रहे हैं तो ये होगा 10 टू द पावर 3। यहाँ से वैल्यू हमें आ गई। 4.2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 20। डेल्टा टी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू अगर लिखें तो ये होगा 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 3। ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब है ऑप्शंस हमारे पास जो दिए हुए हैं, ऑप्शंस में 0.098, 0.98, इसका मतलब है जी की वैल्यू हमें 9.8 लेके करना चाहिए, और यहाँ पर 9.8 लेके अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.098 डिग्री सेल्सियस। जी की वैल्यू हमें 9.8 की वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10। When a gas in closed vessel was heated so as to increase its temperature by 5 degrees Celsius, there was an increase of 1% in its pressure. The original temperature of the gas, यानी प्रोसेस के लिए अगर हम कर रहे हों तो गैस इज इनक्लोज्ड इन ए वेसल, इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम लिखते हैं P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, या यहाँ से हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा P2 बाई P1 इंटू T1। अब है टेम्परेचर, जो भी वैल्यू है इनिशियल से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 5 डिग्री सेल्सियस अकर 1% चेंज इन प्रेशर। इसका मतलब है शुरू में अगर प्रेशर P था तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा 1.01 इंटू P डिवाइडेड बाई P। इनिशियल टेम्परेचर अगर T1 है तो ये आएगा, और T2 की जगह हम जो वैल्यू रख रहे होंगे ये T2 की वैल्यू होगी T1 प्लस 5 डिग्री सेल्सियस से ये बढ़ जाता है T1 प्लस 5। अब ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करके करें तो यहाँ से T1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 500 केल्विन, और 500 केल्विन को हम लिख सकते हैं, इसमें से 273 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 227 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 20 लीटर्स इज फिल्ड विद H2 गैस, डायटोमिक है। टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, यानी इसे हम केवल ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम ही कंसीडर करना है, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इज दिस, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द सिलेंडर। अगर आइडियल गैस के लिए ट्रांसलेटरी मोड की एनर्जी हमें मालूम हो तब हम प्रेशर P की वैल्यू जो लिख सकते हैं, P की वैल्यू होती है, एनर्जी की वैल्यू हम लिखते हैं इज इक्वल टू 3/2 PV। ये कैसे लिख सकते हैं? E को अगर हम लिखना चाहें तो इंटरनल एनर्जी लिख दें, तो इंटरनल एनर्जी होगा 3/2 nRT। nRT की जगह हमने PV लिख दिया। यहाँ से P की वैल्यू अगर रखें तो ये बराबर आएगा 2E/3V। सॉल्व करें तो प्रेशर की वैल्यू P
2/3 इंटू एनर्जी, जो ट्रांसलेटरी मोड की एनर्जी है 1.5 इंटू 10⁵ जूल दिया हुआ है और वॉल्यूम है 20 लीटर, 20 इंटू 10⁻³ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे ऊपर अगर हम ले जा रहे हों तो ऊपर ले जाने पर 10⁸ एक 0 कम होगा। अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करके आएगा 5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, two spherical if wavelengths of maximum intensity of radiations emitted by sun and the moon are this meter and this meter, sun and moon order है, ratio of their temperature is, ला हमारा है टेम्परेचर के लिए लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लैम्डा एम है मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी वेवलेंथ। अगर ऐसे में दो अलग अलग सोर्सेज, पहले सोर्स का मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ लैम्डा 1 टेम्परेचर T1, दूसरे का मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ लैम्डा 2 टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू लैम्डा 2/λ1। लैम्डा 2 आर्डर में, मून बाद में है, सन पहले दिया हुआ है। तो मून के लिए वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी 10⁻⁻⁴ और इसके लिए दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁶ प्लस होगा 100 और 0.5 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू आएगी 200, यानी temperature of the sun by temperature of the moon is equal to 200। Next, question number 13. Two spherical black bodies of radii R1 and R2 with surface temperature T1 and T2 respectively radiate same power. Then ratio of R1 and R2 is 13. पावर रेडिएटेड होता है इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। इंटेंसिटी होता है एप्सिलॉन सिग्मा T⁴ और स्फेरिकल बॉडी अगर है तो ये होगा 4πr²। दोनों बॉडीज जिनके रेडियस R1 और R2 हैं इक्वल पावर रेडिएट कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए पावर इक्वल है, तो सिग्मा एप्सिलॉन कांस्टेंट हो गया। हम मान ले रहे हैं कि टेम्परेचर पहले का T1 है इंटू 4π R1 का स्क्वायर, दूसरे के लिए T⁴, दूसरे के लिए लिखेंगे एप्सिलॉन सिग्मा T2⁴ इंटू R2 4π इंटू R2 का स्क्वायर। अगर यहाँ से R1/R2 का स्क्वायर हम लें तो ये बराबर होगा T2⁴
T1 to the power 4। अब हमें R1 और R2 का अगर रेशियो निकालना है तो यहाँ से R1 बाई R2 का रेशियो होगा T2 बाई T1 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे पावर 2 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 62 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट। हमें टाइम मालूम है और इनिशियल फाइनल टेम्परेचर मालूम है। इनिशियल टेम्परेचर है 62 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास फार्मूला होता है थीटा माइनस थीटा ज़ीरो। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है डेल्टा टी। ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू delta theta change in temperature by delta T is equal to some constant K into mean temperature of the body minus temperature of the surrounding। प्रेजेंट केस में 62 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे आ रहा है, तो इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम निकालें तो यह आएगा 62 माइनस 50 डिवाइडेड बाई टाइम 10 मिनट इज इक्वल टू के। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इस नाते हम एवरेज लेंगे 62 प्लस 50 बाई 2 माइनस थीटा ज़ीरो। सराउंडिंग का टेम्परेचर इस केस में दिया हुआ है 26 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड केस में अगर नेक्स्ट 10 सेकेंड में टेम्परेचर थीटा हो जाता है तो हम लिखेंगे टेम्परेचर चेंज 50 डिग्री इनिशियल है, थीटा फाइनल है, डिवाइडेड बाई 10 मिनट इज इक्वल टू के इंटू फाइनल टेम्परेचर है थीटा इनिशियल 50 डिग्री 50 प्लस थीटा बाई 2 मीन टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। अगर हम डिवाइड कर दें तो 10 मिनट से कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, के से कैंसिल हो जाएगा और इसे हम सॉल्व कर लें तो 62 प्लस 50 ये होगा 112 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा 56 माइनस 26 ये होगा 30। तो इस तरफ हमारा ऊपर आएगा 30, नीचे 50 प्लस थीटा और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2652 होगा। यहाँ पे ऊपर आएगा थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरफ क्या आएगा, इधर आएगा 62 माइनस 50 दैट इज 12 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 50 माइनस थीटा। इसे मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लें, थीटा की वैल्यू ये आ जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस। यानी अगले 10 सेकेंड में 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ड्रॉप होके थीटा टेम्परेचर पे आ जाएगा, थीटा डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में दिया है एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। 127 डिग्री सेल्सियस का सेल्सियस का मतलब केल्विन में अगर लिखेंगे तो 400 केल्विन, और 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 300 केल्विन। ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से क्यू हीट लेता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को कुछ हीट देता है और रिमेनिंग हीट को ये वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। क्यू हीट लिया, कुछ रिजेक्ट किया और कुछ को वर्क में कन्वर्ट किया, तो इसके लिए इफ़िशेंसी हम लिखते हैं
हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाई हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हमारा है 400, 400 माइनस 300 अगर ये हम कर रहे हों तो ये वैल्यू जो आएगी 100 डिवाइडेड बाई 400 दैट इज 0.25। यहाँ से वर्क अगर हम लिखते हैं तो वर्क होता है ईटा इंटू क्यू। ईटा की वैल्यू हमने निकाला है 0.25 इंटू क्यू, 6 किलो कैलोरी है तो ये वैल्यू आएगा 1.5 किलो कैलोरी, 1.5 किलो कैलोरी। Question number 16. What is magnitude of point charge which produces an electric field of 2 Newton per coulomb? 2 Newton per coulomb at a distance of 60 centimeter. Question number 16. इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to होता है KQ डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। हमें Q निकालना है तो Q की वैल्यू अगर लिखें तो ये होगा E इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो वैल्यू रख दें। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ से Q की वैल्यू होगा 2 इंटू आर का स्क्वायर 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 0.6 60 सेंटीमीटर है, 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। वैल्यू अगर करें तो यहाँ पे आएगा 0.36, 0.6 का स्क्वायर 0.36, 9 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 0.04 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 और ये वैल्यू ऊपर अगर जाएगा तो कैलकुलेट होने के बाद ये ऊपर 0.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और मल्टीप्लाई करें, इसको भी डेसिमल हटा दें तो यह आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम्ब, या इसे 80 पिको कूलम्ब भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ड्यू टू फोर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज दिस देन वर्क डन इज। वर्क डन हम डिफाइन करते हैं W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। यहाँ से W फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है 6I प्लस 2J, 6I प्लस 2J स्केलर प्रोडक्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट 3I माइनस J मीटर। मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 18 माइनस 2, हमारा आंसर जो आएगा ये होगा 16 जूल, 16 जूल। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ड्रॉप्स बाई 100 केल्विन, by 100 Kelvin. During adiabatic expansion, work done is by 100 Kelvin. टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है 100 केल्विन से, प्रोसेस एडियाबैटिक है और गैस का अमाउंट है 1 मोल। तो वर्क डन, एडियाबैटिक प्रोसेस में W हम लिखते हैं माइनस डेल्टा U और आइडियल गैस है तो माइनस 3/2 इंटू N 1 मोल इंटू R 8.31 इंटू डेल्टा T। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो माइनस 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा। मल्टीप्लाई अगर कर रहे हों तब इसके लिए वैल्यू जो आ रही होगी 2 माइनस माइनस प्लस
300, जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वो होगा 1240 जूल, 1246 जूल, 1246 जूल। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 क्या है? 5 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेज ए बॉडी बाय 10 मीटर इन इट्स डायरेक्शन। 5 न्यूटन फोर्स है, W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो F इज इक्वल टू 5 इंटू डी 10 इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो वर्क डन आएगा 50 जूल, वर्क डन 50 जूल। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है। ये है 4 मीटर, ये है 6 मीटर, 20 न्यूटन -10 न्यूटन, -10 न्यूटन। वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर, 2 मीटर यहाँ पे है, तो W हम लिखते हैं एरिया, एरिया अंडर fx ग्राफ, fx ग्राफ। तो 2 मीटर से शुरू करना है, तो 2 मीटर से, और फ्रॉम 2 मीटर टू 6 मीटर, 2 मीटर से 6 मीटर तक इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है। तो 2 से 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 4 - 2 बेस हो गया रेक्टेंगल का, हाइट 20 न्यूटन, प्लस बेस है 6 - 4 इंटू हाइट है -10 न्यूटन। ये 4 - 2, 2 बचेगा, 2 इंटू 20 40 होगा, और यहाँ पे आएगा -20, सॉल्व करने पे आएगा 20 जूल। वर्क इज परफॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, particle starts from rest and its speed increases at rate of 4 meter per second each second. After 2 seconds, acceleration of particle is moving along a circular path of radius 8 meter. Acceleration हमें निकालना है, किसी पाथ पे जा रहा है तो 2 सेकेंड बाद इसका एक्सेलरेशन अगर हम लिखें तो v इज इक्वल टू a इंटू टी। a है 4, t है 2, तो वेलोसिटी होगा 8 मीटर पर सेकेंड, या इसी को सॉल्यूशन में 4 इंटू टी लिखा हुआ है। इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अगर हम लिखें तो ये होगा v²/r, दैट इज 4t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2t², वैल्यू अगर रख के कैलकुलेट करें तो ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। अब इसके लिए एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हैं। टेंजेंशियल हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीपेटल हमने निकाला 8 मीटर पर सेकेंड, तो a नेट हमारा होगा टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपेटल का स्क्वायर। टेंजेंशियल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये होगा 64 प्लस 16, यह आएगा √80, √80। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इज √10n है,
तो 10 इंटू 8 हम लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू आएगी 8। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, a slowly increasing force stretches a spring by 10 centimeter when F final is equal to 100 Newton। स्प्रिंग पर स्लोअली इंक्रीजिंग फोर्स हम लगा रहे हैं और जैसे जैसे फोर्स हमारा बढ़ रहा है स्प्रिंग का एक्सटेंशन भी बढ़ रहा है। अप्लाइड फोर्स जब 100 न्यूटन है तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर है। फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इस नाते हम मान सकते हैं कि फोर्स एवरेज लग रहा है, फोर्स एवरेज लग रहा है। वर्क डन अगर हम निकालें तो W इज इक्वल टू F एवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। F एवरेज होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 0.1, तो कैलकुलेट होने के बाद ये आएगा 5 जूल। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? फाइंड वर्क डन इन किलो जूल ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब, इसी को 20 लीटर भी बोल सकते हैं, टू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब। प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, P इज कांस्टेंट। ऐसे में वर्क परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम अगर हम ले रहे हों तो ये होगा P इंटू डेल्टा वी। P की वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेल्टा वी 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 -2 2 बचेगा, 10 टू द पावर -2 सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2000 जूल या 2 किलो जूल या 2 किलो जूल। यहाँ पे आएगा 4 -2 इंटू 10 टू द पावर -2 दैट इज 0.002 मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर हट जाएगा तो ये आएगा 2 पावर हट जाएगा तो ये हमारा आएगा 2000 जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ से u की वैल्यू अगर लिखें तो g इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, g 10 इंटू रिटर्न्स आफ्टर 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 इंटू 2 इंटू साइन 90 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू होगी 1, तो u की वैल्यू यहाँ से आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 25 क्वेश्चन नंबर 25, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस increases by 27 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल, दिस इंक्रीज इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। हम लिखते हैं केल्विन के लिए टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब ये अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो जितना केल्विन में टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही डिग्री सेल्सियस में, या उल्टा बोले डिग्री सेल्सियस में जितना टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा केल्विन में।